अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद और उम्मीद करते हैं कि आप सबकी सुबह का आगाज़ हो चुका होगा। और आज की सुबह का आगाज़ हम एक अच्छी बात से भी करेंगे क्योंकि आप सबको मुबारक भी हो। आज रबीउल अव्वल भी है, फर्स्ट रबीउल अव्वल है, तीसरा इस्लामिक महीना भी है और इस महीने में आपने ज़्यादा से ज़्यादा खैरात करनी है, एहतियात करनी है, दुआएं करनी हैं, रहमतें बरकतें समेटनी हैं। हमें भी अपनी ख़ास दुआओं में याद रखना है और सीरत नबी पर आपने चलना है। अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इस हवाले से तालीम देनी है। मुझे कहते हैं गज़ल अशरफ, मुझे कहते हैं हसनैन लियाकत। अगर 12 रबीउल अव्वल की बात की जाए तो ये महीना मुसलमानों के लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद हुई इस महीने में। और 12 रबीउल अव्वल को हम वो दिन मनाते हैं जिस वक्त वजह वजूद कायनात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात में आए और वो ना होती तो शायद ये कायनात भी ना होती। एग्जैक्टली, बिल्कुल, और ये निज़ाम भी ना होता। ख़वातीन व हज़रात, 12 रबीउल अव्वल के हवाले से बातचीत हम करते रहेंगे जुमे वाले दिन भी और इस हवाले से खुसूसी सेगमेंट भी करेंगे। सबसे पहले अपनी सोशल स्टोरीज़ की जानिब बढ़ते हैं। भारत की जानिब से दरियाई सतलज के बाद दरियाई रावी में भी पानी छोड़ दिया गया है और डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक दरियाई रावी में कोट नैना के मकाम पर पानी का बहाव 79,800 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि नाला ओज में जलाला के मुकाम पर पानी का बहाव 48,500 क्यूसिक, जबकि जस्टर के मकाम पर पानी का बहाव 73,926 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक नाला बसंतर में पानी का बहाव 1800 और नाला बई में 1656 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। तर्जुमान फ्लड फॉरकास्टिंग डिवीजन ने बताया कि हड गंडा सिंह वाला में पानी की सतह 21.30 फीट बुलंद हो गई। मजीद इजाफा इसमें जारी है और हड गंडा सिंह वाला पर भारत से 1,41,755 क्यूसिक फीट पानी पाकिस्तान में दाखिल हुआ। इसी के अलावा अगर हेड सलमानकी की बात की जाए तो उस मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है और हेड सलमानकी के मकाम पर पानी की आमद 94,143 क्यूसिक और ज़ेरी बहाव 87,529 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। ख्याल रहे कि भारत ने 24 घंटों में पाकिस्तान से दूसरा राब्ता करके दरियाई सतलज में सैलाब की पेशगी इत्तला भी दी। बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। अभी हालिया कशीदगी के बाद हसनैन ये दूसरी दफ़ा राब्ता है भारत का पाकिस्तान से। लेकिन इसमें मसला अब ये है कि भारत इंडस वाटर कमीशन के तहत जो है वो नहीं बता रहा, इतला नहीं दे रहा, बल्कि सफारती ज़राए के ज़रिए दे रहा है, जो कि गलत है। भारत की ये जिम्मेदारी है कि वो इंडस वाटर कमीशन के तहत ये इतलात दे। और इससे पहले भी आपको याद होगा, कल भी हम इस हवाले से पहली स्टोरी ही हमारी ये थे जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि भारत ने इससे पहले ये भी कहा था, सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने का भी ऐलान किया था, जिससे अभी दफ्तर खारजा की जानिब से भी बयान सामने आया है जिसमें वो ये वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि ये बैनुल-अक़वामी खिलाफ वर्जी है जो कि भारत कर रहा है, उसूलों की खिलाफ वर्जी। अब जाहिर है जिस तरह से ये पानी छोड़ रहा है इससे शदीद तुग़यानी का भी खतरा हो जाएगा। फिर जिस तरह से आपने जिन जिन दरियाओं के जिन जिन मकामात का जिक्र किया, फिर ज़ाहिर डायरेक्टली हिट होंगे उससे सियालकोट, कसूर, वो वाले एरियाज़ जिसमें नारोवाल भी आता है, तो ये तमाम तर इलाके मुतासर हो सकते हैं। आपको हम इसलिए अलर्ट कर रहे हैं कि घरों से आपने उस तरह से नहीं निकलना क्योंकि आपने कराची की सूरत हाल देखी, डिफरेंट सिटीज़ की सूरत हाल देखी, जो कुछ जिस तरह से तबाही हुई है। लेकिन भारत अपने ओछे हथकंडे इस्तेमाल करने से कभी भी बाज नहीं आया। अभी भी वो कोई ना कहीं पर जाकर सियासत कर रहा है। बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब पंजाब के साथ आपको लिए चलती हूँ। पंजाब में सरकारी दौरे के दौरान फूलों के बुके, जिसे हम गुलदस्ते भी कहते रहते हैं, जो पेश किए जाते हैं, तहाइफ वगैरह, उस पर पाबंदी लगा दी गई है। और ज़रा ये बता रहे हैं कि सेक्रेटरी एजुकेशन ने तमाम अजला के CCOs एजुकेशन को मुरासला भी जारी कर दिया है और मुरासले में कहा गया है कि सेक्रेटरी एजुकेशन के मुख्तलिफ दौरों के दौरान स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से फूलों के बुके और दीगर मेहमान नवाजी के लिए जितने भी अखराजात किए जाते हैं उनका बेजा इस्तेमाल देखा गया है, उसको बंद कर दिया जाए। और मुरासले में तहाइफ के अखराजात स्कूलों और तलबा की फलाह व बहबूद के लिए वक्फ करने की हिदायत दी गई है। और सेक्रेटरी एजुकेशन ने इस हवाले से साथ ही साथ ये भी कह दिया कि सादगी अपनाई जाए और सादगी में खूबसूरती और सरकारी दौरों पर फूल तहाइफ पेश नहीं किए जाएँ। उन्होंने साथ ये भी कहा कि तमाम एजुकेशन अफसरान नुमाइश कल्चर की हौसला शिकनी करें, उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश ना करें। और फिर महकमे के तमाम अफसरान को मुरासले में अमल दरामद पर फौरी यकीनी बनाने की भी हिदायत कर दी है। बिल्कुल ऐसी है। महकमे एजुकेशन की जानिब पंजाब की जानिब से एक अच्छा इकदाम है, इसको अच्छा कदम मैं समझता हूँ। लेकिन आपके बहुत सारे वज़ीर ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप भी जानते हैं, और फिर आपके MPs ऐसे हैं जो आखिर में गज़ल ने लाइन पढ़ी है ना कि नुमाइश से उनको दूर रहना चाहिए।
तो वो सारे के सारे टिकटॉकर हैं और माशाल्लाह से उनकी 6-6 7-7 गाड़ियों के कॉन्वॉय हम रोज़ देखते हैं। कभी कहाँ पे उनको देखते हैं नुमाइश करते हुए, कभी प्रोटोकॉल मिलता कहाँ है पे जिस उनको तरह प्रोटोकॉल से। में देखते हैं। सो आपने अपने अंदाज में भी मतलब अपने जो अमल है उससे ये जाहिर करना है कि आप सादगी पसंद हैं। अगर आप सादगी पसंद नहीं हैं, आप अपनी वीडियोस भी अपलोड करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं और उसी कॉन्वॉय में आप अगर किसी स्कूल में जाएंगे तो डेफिनेटली अगले भी आपको उसी तरह से खातिर तवाज़ो करेंगे। अगर आप किसी आम सी गाड़ी में जाएंगे तो शायद उनको लगेगा कि कोई आम ही शख्स है, तो आप विजिट पे आपको एग्जैक्ट सूरत हाल भी पता चलेगी कि उस स्कूल की या उस इदारे की क्या सूरत हाल है। लग जाता है, हाँ। ट्रैफिक के मसाइल शुरू हो बिल्कुल जाते ऐसी है। हैं, तो लंबी कतारें लग जाती बिल्कुल हैं। ऐसी है। खैर आगे बढ़ते हैं और आपको आगे। बताते हैं। आगे मैंने बढ़ना है। अच्छा आप जी जी आपको बढ़ना है, सॉरी। ख़वातीन वज़ारत आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं वफाकी वजारत सेहत ने ख़वातीन को सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए कौमी वैक्सीनेशन मुहिम का ऐलान कर दिया, जिसके दौरान 9 से 14 साल तक की बच्चियों को मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी। वजारत सेहत के मुताबिक सर्वाइकल कैंसर से बचाव की कौमी वैक्सीनेशन मुहिम पंजाब, सिंध, आज़ाद कश्मीर और इस्लामाबाद में 15 सितंबर से 27 सितंबर तक जारी रहेगी। एलामी के मुताबिक इस्लामाबाद के मुख्तलिफ स्कूल्स में 1,46,000 लड़कियों को वैक्सीन लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा स्कूल्स, मदारिस, इलाकों के मखसूस वैक्सीनेशन सेंटर्स और सेहत के जो मराकज़ हैं वहाँ पे भी वैक्सीन की फराहमी का इंतज़ाम किया जाएगा। इस 12 रोज़ा मुहिम के दौरान वैक्सीन पीर से हफ्ता सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक फराहम की जाएगी। ज़िले हेल्थ ऑफिसर राशिदा बतूल ने कहा है कि सर्वाइकल ख़वातीन में एक खामोश कैंसर है, बर वक्त तशखीस ना होने की वजह से ये मर्ज जानलेवा बन जाता है। पहले मरहले में मुहिम का आगाज़ सिंध, इस्लामाबाद, पंजाब और आज़ाद कश्मीर में होगा। उन्होंने बताया कि दूसरे मरहले में इसको खैबर पख्तूनख्वा और दीगर अजला में इस मुहिम का आगाज़ किया जाएगा। जबकि अगर इसके तीसरे मरहले की बात की जाए तो उसमें गिलगित बल्तिस्तान में HPV वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। सो आपने ये डेट्स नोट कर लेनी है और ये वैक्सीनेशन ज़रूरी लगवानी है। एग्जैक्टली और सर्वाइकल कैंसर जाहिर है अब पूरे पाकिस्तान में तेज़ी से फैल रहा है। पहले ये आपकी कहीं के एज का अंदाज़ा लगाएं तो 40 to 50 एज की जो ख़वातीन थी उनमें ज़्यादा होता था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि बच्चियां जो कि जिनकी एज रेशो आपने बताई है 9 से 14-15 साल की बच्चियां, उनमें भी ये तेज़ी से फैल रहा है। शादीशुदा जो नए जोड़े होते हैं उनमें भी फैल रहा है और इसमें सबसे ख़तरनाक ये चीज़ है कि आपके यूट्रस का जो माउथ होता है उसको बिल्कुल ये खा जाता है, जिसकी वजह से बहुत से मसाइल आगे चलकर पैदा हो जाते हैं। और इसकी अलामात जैसे आपने जिक्र किया और राशिदा बतूल साहिबा ने भी कहा कि जो लोअर पार्ट होता है उसमें पेन होना, फिर आपके पेट में दर्द होना, तो ये इसकी अलामात हैं। इसकी बर वक्त तशखीस होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन जिस वैक्सीन का आपने जिक्र किया है इसको लगवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं और एक चौंका देने वाला वाकया है जिसको आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, जिसने पूरे स्पेन को भी हैरान कर दिया है। एक शख्स ने सिर्फ मायोनीज ना मिलने पर कैफे को आग लगा दी। यानी इमेजिन कि मायोनीज नहीं मिला और पूरे कैफे को जला दिया। ये हमसे भी पागल है भाई, हमारे मतलब बिल्कुल। वाकया स्पेन के कस्बे में पेश आया है। एक फेमस कैफे था बहुत वहाँ पर, जहाँ 50 साला एक शख्स ने अपने बेटे के हमरा वहाँ पर आया और 2 सैंडविच उसने ऑर्डर किए। वेटर ने जब सैंडविच पेश किए तो उस शख्स ने मायोनीज़ के बारे में दरियाफ्त किया कि वो कहाँ है। अमले ने माजरत करते हुए कहा कि मायोनीज़ तो अब ख़त्म हो चुकी है, नहीं है। ये बात उस शख्स के लिए इतनी नाकाबिले बर्दाश्त साबित हुई कि गुस्से में आकर उस शख्स ने पूरे कैफ़े को जला डाला और कैफ़े से बाहर निकला और चंद लम्हों बाद उसने पेट्रोल की बोतल वापस आकर पूरे आप ये कहें कि बार पर छिड़क दी और उसको आग लगा दी। और खुशकिस्मती से कैफ़े के वर्कर्स ने फ़ौरन फायर ब्रिगेड का इंतज़ार किए बगैर जितनी भी आपको पता है कि आलात मौजूद होते हैं उनका इस्तेमाल किया और आग को मज़ीद फैलने से उसने रोक दिया और यूँ एक बड़ा सानहा टल गया। सॉरी, लेकिन कैफ़े को भारी नुकसान उठाना पड़ा और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वाक़े के बाइस तकरीबन 7,000 यूरो, यानी कि अगर पाकिस्तानी बात करूं तो 6,000 पाउंड से ज़ायद आप ये कहते हैं कि नुकसान हुआ है। पुलिस ने शहरी को गिरफ्तार भी कर लिया है सिर्फ एक मायोनीज़ ना मिलने पर। बिल्कुल ऐसे मायोनीज़ ना मिलने पे पेट्रोल छिड़कना, उसके बाद आग लगाना और ये एक बहुत ही मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है कि वहाँ पे फायर ब्रिगेड से आने से पहले, क्योंकि इंतजामात होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर वहाँ पे मौजूद थे जिनकी वजह से आग इतनी ज़्यादा फैल नहीं सकी। लेकिन ये जो अदम बर्दाश्त का कल्चर है ये सिर्फ हमारे पाकिस्तान में नहीं है, बल्कि आप इसको जिस तरह इन्होंने स्पेन से बताया तो ये यूरोप से रिपोर्ट हो रहा है, ये वेस्टर्न वर्ल्ड से रिपोर्ट हो रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो अदम बर्दाश्त का कल्चर है शायद मोबाइल की वजह से या फिर किसी और वजह से हम बहुत ज़्यादा हमारे माशरे में ये सर कर चुका है। ख़वातीन वज़ारत आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं मोटरवेज़ के हवाले से NHA ने लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे, जिसको M2 कहा जाता है और मोटरवेज़ में सबसे पहली मोटरवे यही थी, इस पर टोल टैक्स की नई जो शरें हैं उनका ऐलान कर दिया।
26 अगस्त 2025 से ये नाफिज होंगी और 25 अगस्त 2026 तक ये बरकरार रहेंगे। सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक नई शहरों में कार, जीप और टैक्सी जिसको क्लास 1 का दर्जा दिया गया, इनसे अब 1330 रुपये इनका टोल टैक्स मुकर्रर किया गया, जो फ़ी किलोमीटर 3.72 रुपये बनती है। वैगन की बात की जाए जो कि क्लास 2 में आती है, तो उससे टोल टैक्स 2240 रुपये 6.24 रुपये फ़ी किलोमीटर के हिसाब से वसूल किया जाएगा। जबकि अगर बसेस की बात कीजिए तो बसेस से 3130 रुपये यानी कि 8.73 रुपये फ़ी किलोमीटर के लिए जाएंगे। नोटिफिकेशन में कहा गया कि टोल टैक्स में ये 10% सालाना इजाफा अप्रैल 2014 के दस्तखत होने वाले कंसेशन मुआहदे के मुताबिक किया गया और BOT मुआहदे के तहत ये सालाना इजाफा मोटरवे के दूसरे ऑपरेशनल साल से लागू किया जा रहा है। मतलब सफ़र महंगा हो गया, सफ़र महंगा हो गया है। वैसे हर चीज़ पे टैक्स तो पहले ही था, लेकिन अब मज़ीद टैक्स और आने वाले दिनों में कुछ मज़ीद टैक्स। तो आप मेरी बात समझ रहे होंगे, मज़ीद पर मज़ीद। जैसे कल आप अपनी स्टोरी में कह रहे थे ना, थोड़ा सा और पीछे जाएं, थोड़ा सा और पीछे जाएं, तो मैं ये थोड़ा सा और पीछे चले जाएं तो ये 400 या 500 रुपये टैक्स होता है। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो अब मैं ये कहूँगी कि थोड़ा सा मज़ीद आगे आपको जाना पड़ेगा, बार बार कुछ टाइम के बाद, टाइम टू टाइम ये टैक्स ज़्यादा होता जाएगा और फिर आपने सफ़र को भी कम कर देना है। लेकिन जो लोग सफ़र कर सकते हैं, करना चाहते हैं इस टैक्स के साथ, उनको मैं नहीं रोकूंगी। आगे बढ़ते हैं, वज़ीर-ए-आज़म लैपटॉप स्कीम के हवाले से बात करते हैं, जिसका फ़ेज़ 2 शुरू हो चुका है और फ़ेज़ 2 के लैपटॉप लापता होने का इंकशाफ भी हो चुका है। साथ ही पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ज़िले कमेटी का इजलास हुआ और इजलास में ऑडिट हुकाम ने इंकशाफ किया कि रिकॉर्ड से पता चला है कि 1011 लैपटॉप चोरी या लापता हुए हैं। 784 लैपटॉप रिकवरी कर लिए गए हैं, उनकी रिकवरी हो चुकी है और 227 लैपटॉप ताहाल लापता हैं। और ऑडिट हुकाम के मुताबिक 12 मिलियन मालियत का नुकसान हुआ और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। HEC हुकाम ने इजलास के शुरका को ब्रीफिंग दी कि 179 लैपटॉप के डाटा का मसला था, अब 143 का रह गया है। सिर्फ कराची और गवर्नमेंट सादिक कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी बहावलपुर का मामला रह गया है और कमेटी ने हिदायत की है कि 1 महीने में लैपटॉप जमा नहीं कराते तो उनसे रिकवरी की जाएगी। ये अब देखते हैं कि कमेटी की जो खबर है इसके ऊपर एक्शन होगा नहीं होगा, ये जो डिस्कशन है। ख़वातीन वज़ात, हमारे पास थोड़ा सा वक्त कम है, हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अब आपको बताते हैं वफाकी पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक अहम फैसला किया है, जिसके तहत जनरल रिक्रूटमेंट के लिए तहरीरी टेस्ट ख़त्म कर दिया गया है। सिर्फ MCQs पर मबनी इम्तिहान हुआ करेंगे। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको FPSC कहते हैं, उसने इस हवाले से पब्लिक नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया है कि नया निज़ाम 21 सितंबर 2025 से नाफिज होगा और तहरीरी इम्तिहानात ख़त्म करके MCQs पर मबनी इम्तिहान मुतारिफ करवाया गया है। ग्रेड 16 से 21 तक उर्दू पर जनरल रिक्रूटमेंट नए रूल्स के तहत होगी और पब्लिक नोटिस में कहा गया है कि ग्रेड 16 और 17 के उम्मीदवारों के लिए 100 नंबर्स का एक MCQs पेपर होगा और ग्रेड 18 से ऊपर के 2 MCQs पेपर होंगे और कामयाबी के लिए उम्मीदवारों का कम से कम 40 से 50% नंबर लेना लाजमी होगा और हर गलत जवाब पर उम्मीदवारों की 0.25 नंबर की मतलब 0.25 जो नंबर हैं एक में से उनकी कटौती होगी। और FPSC ने कहा है कि नया निज़ाम मुसाबकती इम्तिहानात CSS पर लागू नहीं होगा। सो अब आपने अगर अफसर बनना है, ये भी ब्यूरोक्रेट्स ही होते हैं FPSC का जो इम्तिहान देते हैं, तो उसके लिए आपको बड़ी बड़ी थ्योरी लिखने की ज़रूरत नहीं है। MCQs लिखें, टिक करें और जाएं और मज़े करें, मज़े करें, सोच के लिखें, क्योंकि पहले आपको पता लिखना पड़ता था, सोचना पड़ता था, सेंटेंस फ्रेज पूरा बनाना पड़ता था। अब सिर्फ MCQs पे टिक लगाएं, क्रॉस लगाएं, लेकिन वो भी कोई इतने आसान नहीं होंगे, मुश्किल ही होंगे, उसमें भी पड़ेगा। खैर लेट्स सी कि अब कोई अगर तुक्का लगा दे तो वो भी ब्यूरोक्रेट बन जाएगा। वैसे ये बात है, तुक्के वाला काम तो चलता आया है सारी जिंदगी। खैर यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और सोशल स्टोरीज हमारी खत्म हो गई। यकीनी तौर पर आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ख़वातीन वज़ात। अब हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों की। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों में जहां ग्लेशियर्स फटने से लम्हों में तबाही फैल गई, वहीं 3 नौजवान ऐसे हैं जिन्होंने अपनी हाजिर दिमागी और जिम्मेदारी से 300 कीमती जानें बचाकर कौमी हीरोज़ का एजाज़ हासिल किया।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इन बहादुर नौजवानों से मुलाकात की, उन्हें दिल से खिराज तहसीन पेश की और 24 करोड़ आवाम की तरफ से उनका शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इंसानी खिदमत का ये इक़दाम हमेशा सुनहरी हरूफ में याद रखा जाएगा। इस मौके पर तीनों हीरोज़ को फ़ीकस 25 लाख रुपए का इनाम और सर्टिफिकेट भी दिए गए और आज उन 3 में से 2 लोग हमारे साथ मौजूद हैं। एग्जैक्टली और ये तीनों बहादुर तीनों भाई हैं, आज हमें ज्वाइन कर चुके हैं वसीयत और अंसार अंजुम। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। सबसे पहले तो अंसार मुझे बताएं कि किस तरह आपने लोगों को बचाया, किस तरह से तमाम तर मनाजिर बताएं, आपने कॉल की, क्या कुछ हुआ, तफसील से बताएं। सर उसी दिन जब रात 2:30 से 2:50 के दरमियान एक बड़ा आवाज आया ना अंदर नाले के अंदर से, तो आवाज आया तो हम लोग नींद में थे, फिर नींद से जग गए तो बाहर अगर देखा तो अंदर की तरफ देखा तो एक आग के शोले और धुआं आसमान की तरफ आए। तो फिर हमने सोचा कि अंदर से झील फट कर आया, अंदर एक बड़ा सा झील था। तो फौरी तौर पर मैंने मेरा मोबाइल था, वो मोबाइल अपना जीप में डाला और चार सामने साथ लेकर भाग गए हम लोग। तो भागने के बाद हम बच गए तो फौरी तौर पर वो जो हमारा गांव था उस गांव का फिक्र आया, तो गांव को कॉल किया। गांव में मेरा अबू था, अबू को कॉल किया तो अबू ने कॉल अटेंड कर पूछा क्या हो गया बेटा इस रात को। कहा मैंने अबू बताया अंदर से वो झील फट कर आए, गाँव वाले सारे लोगों को बताओ कि भाग जाएंगे वरना एक भी बचने का चांस नहीं है, सारे इस झील के जो सैलाब आए उसमें सारे डूब जाते हैं। कहा तो ठीक है कहकर वो काल को काटा। तो फौरी वो मेरा फौजी भाई भी था, उसको भी बताया तो उसने भी कॉल किया, अबू ने भी कॉल किया, फिर अंदर से मैंने भी कॉल लगाया। वो सारे लोग उस कॉल की वजह से और एससीओ उस वक्त मौजूद था, एससीओ मौजूदगी की वजह से तो हमारा जो आवाम है, हमारे जो भाई बहन है वो सारे बच गए। तो शुक्र अल्लाह के साथ है, मोबाइल उस वक्त हमारा बहुत बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताइएगा अंसार के ये बारिशें तो कब से हो रही थी और आपके ख्याल में इस सैलाब के आने की वजह क्या है? क्या कोई इंतजामी नाअहली है या फिर जो इस वक्त जुबान ज़द आम चीज़ें हैं जिस तरह दरख्तों की कटाई है, मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं, ये एक बड़ी वजह बनी है? नहीं अंदर बर्फ वो एक झील था, उस झील की वजह से आया। आसमान में तारे थे तो कोई बारिश नहीं था, साफ वो सही। तो अच्छा ये भी बताएं वसीयत, जब हादसा पेश आया तो उस वक्त आप लोग कहाँ थे? मतलब जो मुतासरा लोगों को, जिस तरह से आपने कहा कि हमने अपने अब्बू को कॉल की, फिर उन्होंने बताया, इस तरह तो आपने इत्तला दे दी, लेकिन आप लोग उस वक्त कहाँ पर मौजूद थे, कौन से मकाम पर? हादसे का जब वो सैलाब आया तो हमें पता चला सर कि झील फटने वाला, पहले भी लोग कहते थे कि वो झील फटने वाला है, अच्छा तो एहतियात करना चाहिए ऐसा बोलते थे लोग। फिर वो हादसा रात 2:50 को हादसा हुआ तो हमने फौरन ये सोचा कि बस झील फट गया। फिर हम सब ने मिलकर मशवरा किया और कॉल किया कि भाई गाँव को कॉल करें, तो भाई के पास मोबाइल था और इसने अपने वालिद साहब को ही कॉल किया कि अबू अंदर से झील आ रहा है, सारे तालीदास के अवाम को बताओ कि वो साइड हो जाएंगे। तो 30 मिनट के अंदर अंदर सारे लोग साइड हुए और सैलाब ने सारे गाँव को डुबो लिया। बिल्कुल ऐसी। अच्छा मुझे ये भी बताइएगा वसीयत, भी जब प्राइम मिनिस्टर ने आपको बुलाया है, आप माशाल्लाह से पूरे पाकिस्तान में वायरल हो चुके हैं, आए दिन आपके हवाले से प्रोग्राम होते हैं, तकरीबात होती हैं, सो बताइएगा कि अब प्राइम मिनिस्टर भी बुला चुके तो आपके गाँव के लोगों ने आपकी जब तारीफ सुनी, आपका पूरा चर्चा सुना, तो वो आप कैसा महसूस कर रहे हो और आप खुद कैसा महसूस कर रहे हैं? तो गाँव में सारे लोग महफूज थे सर, तो हमें बहुत खुशी हुई कि हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि ये माल जो है जमीन जायदाद फिर बनते हैं, जान नहीं बन सकती। तो हमने अपना अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया और वो हमारी कॉल काम में आ गई फौरन, जो कॉल किया हमने रात को। अगर कॉल नहीं किया तो क्या पता अभी तक क्या हाल हो रहा था। सही। ये भी बताएं कि जब आपने लोगों की मदद की, लोगों को बचाया, तो बाद में फिर मकामी लोगों का क्या रिएक्शन था? उन्होंने भी आपसे थैंक्स किया, शुक्रिया अदा किया आपका? खुश है सर, वो सारे हमारे घर वाले हैं और खानदान वाले हैं, हम एक ही गांव के लोग हैं, सारे रिश्तेदारियां हैं हमारी। अच्छा। खूनी रिश्ता है सबके साथ, जो 200 घराने हैं हमारे सारे खानदानी लोग। अच्छा मुझे अंसार साथ ये भी बताइएगा कि क्या वहाँ पे रेस्क्यू वाले, इंतजामिया वाले मौजूद थे? आप लोगों ने तो एफर्ट की, आपको उसका सिला भी मिला, रेस्क्यू और इंतजामिया के लोग क्या कर रहे थे? रेस्क्यू वाले जो जब 12 और 12:30 बज गई थी सर कि हमें कॉल आई गाँव से, आप परेशान ना हो कि हेली आ रही है।
फिर हम बहुत खुश हुए और उसके बाद हेली आई और हम सबको दो दो करके पिक किया। हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं पाक आर्मी का कि उस वैरान सी जगह में आकर हेली ने पिकअप किया और हमको उठा लिया वहां से। और सिग्नल था एसईओ का, हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उस पहाड़ की चोटी में भी इस काम का सिग्नल चल रहा है। वेरी गुड। हम बहुत मशहूर हैं अपने गवर्नमेंट के इदारों से, अल्लाह सलामत रखे इन्हें हमेशा। अच्छा अंसार भी बताएं कि जिस तरह से मैंने पहले सवाल भी आपसे किया था कि जब आप लोगों को बचा रहे थे, 300 से ज़ायद लोगों को आपने बचाया माशाल्लाह से, लेकिन बाद में ऐसी भी इतलात हमारे तक आई कि आप खुद भी फंस गए थे, आप खुद भी जो है मुश्किलात का शिकार रहे। तो फिर जिस तरह से पाक फौज ने आपको आकर बचाया, तो क्या मैंने जैसे पहले भी पूछा था, तो आप किस मकाम पर थे, आप कहाँ पर फंसे हुए थे, कौन सी जगह थी वो? आया तो बस सिकंदू साहब में हम उधर एक दारा था सर, छोटा सा दारा पर निकले तो सैलाब ने सारा हमारा जो मुआशी खाना था और रिहाइश थी हमारी, जो सामान थे सबको लेकर आगे निकल गई और हम मैरान सी जगह में रह गए। हमारे बदन में लिबास भी नहीं था और पहनने को जूते भी नहीं थे, हम नंगे पाँव निकले थे रात और टॉर्च भी नहीं थी हमारे पास। अच्छा। बस इसके बाद ही हमें ये ख्याल आ कि गाँव का क्या हाल हुआ। फिर हम सब ने नंबरें ढूंढ लिए और कॉल किए। ठीक हो गया वसीयत। मुझे लगता है कि अंसार हमसे नाराज़ हैं। पहले 2 सवालात के उन्होंने जवाबात दिए, उसके बाद जितने भी सवालात हम पूछ रहे हैं आप ही जवाब दे रहे हैं। अंसार आप भी बताइएगा कि कल प्राइम मिनिस्टर ने भी आपको बुलाया, उन्होंने सराहा, आपको कैसा लगा? मुलाकात जब हमारी हो गई तो हमारा ये इरादा है कि हमारा गांव तो डूब गए सैलाब में, अभी वो लोग जो है वो बच गए है ना, तो उन लोगों के लिए कोई वज़ीर-ए-आज़म साहब अच्छा सा कोई सिस्टम का बंदोबस्त किया है, तो हमारा लिए ये बड़ा खुशी है कि वो लोग अभी सर्दी का मौसम आने वाला है, तो ना स्कूल है ना अस्पताल है ना उनका घर है, वो बिल्कुल टेंटों में एक बुरी हालत में है। उनका वज़ीर-ए-आज़म साहब उनका बहुत वो करो कि उनका ख्याल रखना चाहिए भरपूर, तो वरना हमारा गाँव वाले लोग बच गए, फिर भी वो परेशानी में तन्हाई में, उसके लिए हमारा बहुत वो वज़ीर साहब के साथ बात करने का तैयारी है। उस हवाले से भी इक़दामात किए, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि आपके घर बार सब कुछ तबाह हो गया है। वसीयत खान और अंसार अंजुम हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हम लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब बात करेंगे मुल्की सियासत पर, क्योंकि एक तरफ राना सनाउल्लाह के घर हमले के केस में इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई के उमर अयूब और शिबली फराज समेत मुतअद्दिद अहम रहनुमाओं को 10-10 साल कैद की सजाएं सुनाई हैं। तो दूसरी तरफ अगर बात करें पार्टी के अंदर से, तो हमने देखा है कि बहुत से इख्तिलाफात की हम बातें करते रहे हैं, अहम फैसले भी अब सामने आ रहे हैं। और पीटीआई की जो सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान अकरम राजा साहब, उन्होंने इस्तीफे का ऐलान भी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि खान साहब से मिलूंगा, उनको बताऊंगा मामलात और फिर ये इस्तीफा दे दूंगा। अभी ज़ाहिर है एक नई बहस जन्म ले रही है। फिर इमरान खान के करीबी लोगों और अनीमा खान के दरमियान इख्तिलाफात ने भी पार्टी की एकजहती पर बहुत सवालात उठा दिए हैं। तो यही कुछ मामलात हैं जिन पर बात कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे इन्हीं पे बात करने के लिए हमारे साथ असदुल्लाह खान साहब मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन है। सर मच हो जाने का सबसे पहले, जिस तरह गज़ल ने इंट्रो में कहा, राना साहब के घर में जो हमला हुआ था उस केस में अब उमर अयूब को, शिबली फराज समेत जो दीगर थे उनको इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत के फैसले में पीटीआई के कई रहनुमाओं हैं जिनको 10-10 साल की कैद सुनाई गई है। इस फैसले को आप किस नज़र से देख रहे हैं? इंतकाम उस ज़माने में भी हुआ था, इस ज़माने में उससे डबल हो रहा है? देखिए, पहले जो इससे पहले जो फैसले आए हैं उसमें हमने देखा कि जजमेंट्स में लिखा गया है और गवाहों ने भी ये कहा है कि 9 मई की साजिश पहले से तैयार की गई थी और प्लानिंग की गई थी कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमला किया जाएगा। जो गवाहान पेश हुए वो भी अदालतों में आकर यही गवाही देते रहे और सजाएं भी इसी बुनियाद पर हुई थी कि साजिश ये है, एक चक्री में तैयार हुई, एक जमान पार्क में तैयार हुई और साजिश ये है कि जैसे ही इमरान खान गिरफ्तार हो गए वैसे ही मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर और अहम जो मिलिट्री मकामात हैं उन पर हमला कर दिया जाएगा। लेकिन अब इसमें अहम नुक्ता ये है, देखना है जब इसकी डिटेल जजमेंट आएगी तो क्या उसमें ये मेंशन किया गया है
कि राना सनाउल्लाह साहब के घर के हवाले से भी ऐसी ही साजिश तैयार की गई थी, पहले से तैयार की गई थी, या ये उस वक्त मौके पर ये हुआ? यानी क्या वाकई जमान पार्क में जब मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमले की साजिश की जा रही थी तो क्या राना सनाउल्लाह साहब के घर पर हमले की साजिश भी उसी वक्त तैयार की गई थी? क्या मॉडल टाउन लाहौर में मुस्लिम लीग नून के दफ्तर को जलाने की साजिश भी उसी वक्त तैयार की गई थी, या फिर ये उस बाद में हो गया? अगर तो ये बाद में हुआ और कोई साजिश इसमें तैयार नहीं थी, तो फिर जाहिर है ये इस केस को 9 मई के अहम मिलिट्री मकामात पर होने वाले हमलों से अलग करके देखने की जरूरत होगी। एक नुक्ता इसमें और भी अहम है कि देखिए जो सजाएं जिस अंदाज में जिस पैटर्न पर हो रही हैं, अब आप देखिए कि अभी आज जो सजाएं हुई हैं उसमें ज़रदाद गुल का नाम भी शामिल है, उमर अयूब साहब का भी है, शिबली फराज साहब का भी है, कमल शोजब का भी है। ये तमाम वो लोग हैं, ज़रदाद गुल भी ये वो लोग हैं जिनको पहले भी 10-10 साल की एक और केस में सजाएं सुनाई गई हैं। तो देखिए या तो ये लोग एक मकाम पर मौजूद थे हमले के वक्त, या फिर दूसरे मकाम पर मौजूद थे, या तो ये फैसलाबाद में थे, या ये सरगोदा में थे, या ये मियां माली में थे। तो ये तो नहीं मुमकिन हो सकता कि उमर अयूब साहब सियालकोट में फैसलाबाद में भी हों, गुजरांवाला में भी हों, सरगोदा में भी हों, ईसा खैल में भी हों, ये तो मुमकिन नहीं है। और अगर ये तमाम जगहों पर मौजूद नहीं थे तो फिर ये हमलावरों में शामिल कैसे हुए? तो हो सकता है कि फिर अदालत ये लिख दे, अब जजमेंट देखनी पड़ेगी, हो सकता है कि अदालत ये लिखे कि ये लोग मंसूबा साजों में शामिल, मंसूबा बनाने वालों में शामिल हैं। तो अगर ये लोग मंसूबा बनाने वालों में शामिल हैं इसलिए इनको सजा हुई, भले ये वहां पर मौजूद खुद नहीं भी थे तो भी ये मंसूबा साजों में शामिल हैं, तो फिर वही सवाल जो मैं पहले बात कर रहा था कि पैदा होगा कि इन्होंने मंसूबा क्या बनाया था, सियासतदानों के घरों पर हमला करने का या अस्करी मकामात पर हमला करने का? तो अब ये जजमेंट में देखना पड़ेगा, डिटेल्ड जजमेंट में, जिसमें बताया जाएगा कि साजिश असल में जो तैयार हुई थी वो किन मकामात पर हमलों की साजिश ठीक है थी। असद साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। अब देखना ये इम्पोर्टेंट है कि क्या ये साजिश है आया या फिर नहीं। लेकिन अगर हम ये बात करें ऑपोजिशन के हवाले से, जिस तरह से उनको सजाएं भी मिल रही हैं, बड़ी क़यादत को अगर जेल भेज दिया गया तो फिर आप क्या समझते हैं मुल्क की सियासी अमल और पार्लिमानी जमहूरियत पर क्या असरात होंगे फिर इसके? देखिए बार बार नून लीग ये कह रही है कि तहरीक इंसाफ को चाहिए पार्लियामान में आए, पार्लिमानी सियासत करे, पार्लियामान में आकर अपना किरदार अदा करे, कौमी मसाइल को हल करने के लिए अपना किरदार अदा करे। यही बात हम उस वक्त भी सुनते थे जब 8 फरवरी के इंतखाबात का फैसला आया था और तहरीक इंसाफ ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया था और कहा था कि ये जो नताइज हैं ये दुरुस्त नहीं है। उस वक्त तहरीक इंसाफ से कहा गया कि बेहतर यही है कि आप इन नताइज को कबूल करें, पार्लियामानी सियासत का हिस्सा बने, पार्लियामेंट से बाहर ना रहें। यानी उस वक्त ये खदशा मौजूद था कि तहरीक इंसाफ इन नताइज को मानने से इनकार कर दे और इनकार करके पार्लियामेंट से बाहर चली जाए और कहे कि हमारी 100 सीटों पर कब्जा कर लिया गया है, हम इन नताइज को नहीं मानते। लेकिन तहरीक इंसाफ को मनाया गया कि जितनी सीटें मिल गई हैं इन सीटों को गनीमत जानिए, पार्लियामानी सियासत का हिस्सा बनिए, पार्लियामेंट में आकर अपना किरदार अदा कीजिए। तहरीक इंसाफ ने ये बात मान ली, पार्लियामेंट का हिस्सा बन गई और कमेटियों का हिस्सा बन गई। कमेटियों में काम हो रहा है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास होता है, दीगर कमेटियों में बैठते हैं, पीटीआई के लोग कानून साजी में अपना रोल प्ले करते हैं। वो अलग बात है कि कौमी असम्बली के इजलास के अंदर हमें जाहिर है वो रिवायती सियासत देखने को मिलती है, लेकिन भारत पीटीआई के लोग पार्लियामानी सियासत में अपना किरदार अदा करने लगे। लेकिन जैसे ही वो किरदार अदा करने लगे तो ऐसा लगता है कि उनको टारगेट कर लिया गया है। ऐसा लगता है कि एक एक करके, यानी आप देखें पहले सूबाई असेंबली के ऑपोजिशन लीडर, फिर कौमी असेंबली के ऑपोजिशन लीडर, फिर सेनेट के ऑपोजिशन लीडर, ऐसा लगता है कि इन ओहदों को टारगेट करके सजाएं सुना दी गई। अब शिबली फराज साहब का क्या काम है कि किसी एहतजाज में शिरकत करें? आपने कभी देखा है शिबली फराज को किसी एहतजाज में शिरकत कर रहे हो? उनका मिजाज ही नहीं है, वो किसी प्रोटेस्ट में आते ही नहीं है। वो पीटीआई के वो जो ऐसे प्रोटेस्ट होते हैं जो बड़े इजाजत लेकर जैसे मिसाल के तौर पर किए जा रहे हो या एहतजाज किए जा रहे हो, शिबली फराज साहब तो स्टेज पर ठीक हो गया। असद साहब गॉट योर पॉइंट। मुझे बताइएगा साथ में ही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी तो बहुत ज़्यादा खलफिशार पाया जाता है। जिस तरह अब ये खबर भी आ रही है, सामने आई है, सलमान अकरम राजा साहब ने ये फैसला कर लिया कि वो इस्तीफ़ा देंगे। ये अब सेक्रेटरी जनरल अगर इस्तीफ़ा दे देंगे तो फिर पार्टी का क्या होगा? और ये पार्टी के अंदर जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं उन्हीं की अक्कासी करता है। ये इमरान खान साहब ने जो गलतियां सियासी तौर पर की हैं उनमें से एक ये भी है कि उन्होंने बड़े ओहदों पर कमजोर लोगों को लगाया। सिर्फ पार्टी के अंदर ही नहीं बल्कि सियासी ओहदों पर भी ऐसा ही हुआ। यानी हमने देखा कि चीफ मिनिस्टर पंजाब के तौर पर इमरान खान साहब ने उस्मान बुज़दार साहब को लगा दिया, खैबर पख्तूनख्वा में महमूद खान साहब को लगा दिया। तो अब जब पार्टी का मौका आया तो तब भी इमरान खान साहब ने बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा का इंतखाब किया सेक्रेटरी जनरल और चेयरमैन के लिए,
ये दोनों वो शख्सियत हैं जिनका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है, जो वो कला हैं जिनका कोई सियासी तजर्बा नहीं है, यानी जो मामला को सियासी अंदाज में चलाने का ना तजर्बा रखते हैं ना टेम्परामेंट रखते हैं। आपने देखा कि सलमान अकरम राजा साहब ने इस सीट पर आकर बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी हैं अपनी ही जमात के लोगों के साथ। यानी एक मौके पर वो अपने ही चेयरमैन के साथ कैमरों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान वो अपने ही चेयरमैन से लड़ गए। फिर हमने कुछ दिन पहले देखा कि वो आलिया हमजा पर चढ़ दौड़े सलमान राजा साहब। तो उनका टेम्परामेंट इस नौयत का नहीं है कि जो सियासतदानों का टेम्परामेंट होना चाहिए, ना उनकी वो पॉलिटिकल अप्रोच है। अब जाहिर है हम नहीं जानते कि सलमान राजा साहब किस तरफ इशारा कर रहे हैं कि आज बड़ा उनके साथ गलत हुआ है, किस तरफ इशारा कर रहे हैं मैं नहीं जानता। हो सकता है पार्टी के अंदर कोई इख्तिलाफ हो सकता है अलीमा खान साहबा के साथ, जैसे कि बाज लोगों की खबर है कि अलीमा खान साहबा के साथ कोई इख्तिलाफ हुआ है। तो सलमान राजा साहब जो हैं फिर उनको एक चीज बार बार सताती रहती है, वो ये कि उनका बतौर वकील वो बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं, बड़े महंगे वकील हैं, करोड़ों रुपए फीसें लेते हैं। जब से वो सियासत में आए हैं, इस ओहदे पर आए हैं, तब से उनको मुआशी तौर पर बहुत नुकसान हो रहा है। तो मल्टीपल चीजें मेरा ख्याल है उनके फैसले के पीछे हो सकती हैं, जिसकी वजह से वो इस ओहदे को छोड़ के वापस अपनी वकालत पर तवज्जो देना चाहते हैं। लेकिन बहरहाल एक दूर है कि इमरान खान साहब ने जब इन लोगों को इन ओहदों पर लगाया तो मेरा ख्याल है पूरी तरह से इवेल्युएट नहीं किया। यह शायद उनके पेश नजर ये होगा कि वो कला हैं इस नाजुक मोड़ पर सियासतदान शायद इस बोझ को ना सहार सकें, वकला सहार लेंगे, वकला इस बोझ को बर्दाश्त कर लेंगे या इसको टैकल कर लेंगे या अदालतों में लड़ाई लड़ लेंगे। शायद ये वजह इमरान खान के पेश नजर हो सकती है। अगर ये वजह है तो फिर भी काबिल कबूल है, लेकिन अगर ये वजह है कि इमरान खान समझते हैं कि नहीं, अगर ताकतवर सियासी शख्सियत को लगाया गया तो वो टेक ओवर कर सकती हैं, वो मौके का फायदा उठाकर अपना असर रसूख पार्टी के ऊपर ज्यादा कायम कर सकती हैं। यानी अगर इमरान खान साहब के कद का कोई सियासतदान पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद नहीं है, उनकी पार्टी के अंदर तो क्या दूसरी पार्टियों में भी मौजूद नहीं है, तो अगर कोई इनसिक्योरिटी है तो वो तो कतन इमरान खान साहब को होनी नहीं चाहिए। बहरहाल मेरा ख्याल ये है कि पार्टी के अंदर जितने इख्तिलाफात मौजूद हैं वो इस वजह से हैं कि पार्टी बिल्कुल पार्टी के अंदर इख्तिलाफात मौजूद है। असद साहब कुछ हम सवालात भी हैं वो हमने आपसे करने हैं, लेकिन वक्त हुआ एक न्यूज़ ब्रेक का। न्यूज़ ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। असद साहब भी हमारे साथ हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और असदुल्ला खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कुछ इख्तिलाफात से रिलेटेड, और जैसे आपने जिक्र किया कि इमरान खान साहब ने जिस तरह से पार्टी को हवाले कर दिया वकला के, फिर ये भी हमें एक चीज़ नज़र आई कि सीनियर्स को बहुत साइड लाइन कर दिया गया, पार्टी के अंदर वो नहीं है। तो अब जिस तरह से हम जिक्र कर रहे थे पहले भी कि इमरान खान के जो करीबी लोग हैं, जिनमें अलीमा खान साहिबा हैं, उनके दरमियान जो इख्तिलाफात हैं, फिर इससे आपको नहीं लगता कि पार्टी में यूनिटी तो है ही नहीं, पार्टी यूनाइट तो नहीं होगी? फिर देखिए, अलीमा खान साहबा की जो पोजीशन है वो बड़ी एक तो कॉम्प्लिकेटेड सी है। अलीमा खान साहबा सियासी शख्सियत नहीं है, वो इमरान खान की फैमिली में है, और इमरान खान साहब खुद भी कह चुके हैं कि फैमिली का सियासत में अमल दखल नहीं है। दूसरी तरफ जो पार्टी है वो इमरान खान की रिहाई के लिए ऐसी जिद्दोजहद नहीं कर रही है जो उनकी फैमिली को, इमरान खान की फैमिली को सेटिस्फाई कर सके। यानी इमरान खान की रिहाई के लिए अगर किसी को जिद्दोजहद करनी चाहिए तो वो पार्टी को करनी चाहिए, लेकिन पार्टी की एफर्ट से उनकी फैमिली सेटिस्फाइड नहीं है। उनकी फैमिली अपसेट है कि पार्टी से कोशिश नहीं कर रही है, और फैमिली समझती है कि इमरान खान के फैसलों को एज इट इज इंप्लीमेंट होना चाहिए। लेकिन सियासी शख्सियत ये समझती हैं और पार्टी ये समझती है कि नहीं, इमरान खान साहब के फैसले को जो है वो उसको अगर हम आर्गूमेंट के साथ इमरान खान से उस फैसले को तब्दील करा सकें तो ये भी एक ऑप्शन रखा जाना चाहिए। हम दलाइल दें कि खान साहब आप अपने फैसले को तब्दील करें, और इमरान खान साहब हो सकता है अपने फैसले को तब्दील कर भी लें। तो ये कशमकश मेरा ख्याल है कि अलीमा खान साहबा और पार्टी के दरमियान चल रही है। एक और चीज आप हिस्टोरिकली देखें कि पार्टी में इस तरह की सूरत हाल जब भी किसी पार्टी के सरबराह पर आई है तो इमीडिएट रोल जिसने प्ले किया है वो उनकी फैमिली ही रही है। मसलन जुल्फिकार अली भुट्टो पर जब इस नौयत की मुश्किल आई थी तो जिसने सियासी किरदार अदा किया था वो नुसरत भुट्टो साहिबा थी, क्योंकि बाकी लोग पार्टी छोड़ गए थे या रूपोश हो गए थे, कोई लंदन भाग गए थे, कोई अंडरग्राउंड हो गए थे, लेकिन नुसरत भुट्टो साहिबा मैदान में खड़ी रही, हालांकि वो सियासी शख्सियत नहीं थी।
इसी तरह इस तरह का वक्त जब नवाज शरीफ साहब के ऊपर आया था कुलसूम 2000 के बाद, परवेज मुशर्रफ के आने के बाद, तो जिसने तहरीक चलाई थी वो कुलसूम नवाज साहिबा थी। बिल्कुल। और कुलसूम नवाज साहिबा भी सियासी शख्सियत नहीं थी, लेकिन कुलसूम नवाज साहिबा ने पॉलिटिकल एक मूवमेंट चलाई, अपनी पार्टी की शख्सियत को इकट्ठा किया, जलसे किए, इज्तिमात किए, मीटिंग्स की, और किसी ना किसी तौर जो नवाज शरीफ साहब की एब्सेंस थी उस खला को पुर करने की उन्होंने कोशिश की। और इस वक्त जब इमरान खान के ऊपर यह मुश्किल आई है तो फैमिली में कोई ये रोल प्ले कर पूरी तरह से नहीं कर पा रहा है। अलीमा खान अगर करना चाहती हैं तो उन्हें इमरान खान की भी इजाजत नहीं है, और पार्टी भी उनके रोल को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रही है। पार्टी के अंदर, फैमिली के अंदर कोई और ऐसा है नहीं कि जो इमरान खान की रिहाई के लिए वैसा किरदार अदा कर सके जैसा कुलसूम नवाज या नुसरत भुट्टो ने अदा किया था। तो मेरा ख्याल है कि इस कॉम्प्लिकेशन की वजह से ये एक खींचातानी जरूर है। अलीमा खान साहबा बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, अलीमा खान साहिबा भी और साथ में समझता हूँ कि बुशरा बीबी, दोनों के दरमियान ये खींचातानी है। बुशरा बीबी चाहती हैं कि वो फ्रंट्स लीड करें, अलीमा खान साहिबा चाहती हैं कि वो फ्रंट्स लीड करें। अच्छा, थोड़ा सा अगर बानी पीटीआई की बहनों के हवाले से बात करें तो उनको मुलाकात से रोकने के हवाले से एक मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, उसकी दरख्वास्त भी सामने आ रही है। इस पर आप क्या समझते हैं, क्या कोई कानूनी कार्रवाई होगी? जो मुलाकातें हैं उस हवाले से तो ऑलरेडी एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंगल को वकला से मुलाकात, मुकला और फैमिली से मुलाकात, और जुमेरात को इमरान खान के रुफका से मुलाकात करने का हुक्म दे रखा है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है, और जेल मैनुअल भी अलाउ करता है कि ये मुलाकातें होनी चाहिए। गुज़श्ता जुमेरात को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने मेरा भी नाम डाला हुआ था उन 6 लोगों में कि जो इमरान खान से जेल में जाकर मुलाकात कर सकते थे। मुझे अंदाजा तो था कि मुलाकात नहीं करने दी जाएगी, लेकिन इसके बावजूद मैं अडयाला जेल गया मुकर्रर वक्त पर, और 2.5 घंटे तक जेल के बाहर खड़ा रहा, लेकिन मेरी किसी ने मुलाकात नहीं करवाई। मुझे कहा जाता रहा कि हाँ, आपका नाम बिल्कुल है, लिस्ट में है, और आप इंतजार करें, अंदर से आपके लिए पैगाम आता है तो आपको अंदर जाने दिया जाएगा। अंदर से पैगाम ना आना था, ना आया। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स की तो खुल्लम खुल्ला धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अब एक और दरखास्त इसी नौयत की अगर आ जाएगी तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, ये जरूर है कि अगर इसके खिलाफ फिर सुप्रीम कोर्ट में जाया जाए, वहां से कोई फैसला आए, तो शायद बात बने कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों पर अमल दरामद करने के लिए फिर कोशिश करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो बिल्कुल इस जस्तजू में दिखाई नहीं देती कि वो अपने फैसलों पर अमल दरामद की कोशिश करे, या इस्लामाबाद हाई कोर्ट माइंड करे कि मेरे फैसलों पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा। उसके फैसलों पर अमल दरामद नहीं हो रहा, देखना होगा। जाहिर ऐसा लगता है कि कोई फर्क भी नहीं पड़ता। एग्जैक्टली, अब देखना होगा कि पार्टी के हालात किस तरफ जाते हैं। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। असदुल्ला खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जो कुछ इस वक्त मामलात चल रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, उस पर कॉम्प्रिहेंसिव हमारी डिस्कशन हुई है। बिल्कुल ऐसे ख़वातीन वज़ात। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब थोड़ा सा बच्चों के हवाले से बात करते हैं। हर वालिदैन की या हर वालिद की, वालिदा की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा सेहतमंद हो, ज़हीन बने। लेकिन हकीकत यह है कि बच्चों की सही नशोनुमा सिर्फ मोहब्बत से नहीं, बल्कि उसके लिए उनकी मुतवाज़न ग़ज़ा, विटामिन्स और मिनरल्स बेहद ज़रूरी हैं। अगर बचपन में उनके जिस्म को वो ग़ज़ाइयत ना मिले जिसकी उसे ज़रूरत है, तो ना सिर्फ उसके कद और जिस्मानी ताकत को मुतासर कर सकती है, बल्कि ज़हनी नशोनुमा और सीखने की सलाहियत को भी कमज़ोर कर सकती है। इसीलिए आज हम बात करेंगे कि बच्चों को कौन सी ग़ज़ाएँ देना सबसे ज़्यादा अहम है, और कौन से विटामिन्स ऐसे हैं, कौन से मिनरल्स ऐसे हैं जिनसे उनकी नशोनुमा में बुनियादी वो किरदार अदा कर सकते हैं, और किस तरह एक मुतवाज़िन खुराक उनके मुस्तकबिल को सेहतमंद और मजबूत और कामयाब बना सकते हैं। बिल्कुल। इससे पहले कि मैं अपने गेस्ट की तरफ जाऊं, कॉलिंग भी हमने कॉलिंग भी अनाउंस करनी है। सॉरी जी, मैं भूल गया था। आप कॉल भी कर सकते हैं। 2 नंबर है हमारे 051-890-1008। यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं। दूसरा नंबर है हमारा 051-2624-946। यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं अगर आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली। और सवाल आपने किससे पूछना है उसके लिए मैं ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर राजा इमरान साहब। आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। सबसे पहले तो जिस तरह से हसनैन ने अपनी इब्तिदा में बात की है कि हर पेरेंट का ये ख्वाब होता है कि उसका बच्चा सेहतमंद रहे, उसकी बैलेंस डाइट हो। क्या इस वक्त हम देख रहे हैं कॉमन इश्यूज, कॉमन प्रॉब्लम्स जो पेरेंट्स आपके पास लेकर आ रहे हैं बच्चों से रिलेटेड? थैंक यू वेरी मच। आपने बड़े इंपॉर्टेंट जो है तो वो टॉपिक पे सुबह एंगेज किया। सुबह का फ़ायदा ये होता है कि सारे बंदे फ्रेश होते हैं, माएँ भी फ्रेश होती हैं, तो जैसे सुन रही होती हैं, बात को फॉलो करती हैं। न्यूट्रिशन इस वक्त बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बच्चों में, ना सिर्फ सारी दुनिया में बल्कि पाकिस्तान में खासतौर पर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। कोविड के बाद बहुत ज़्यादा चेंजेस आई हैं। 2-3 जो बड़े फैक्टर्स हैं मेरा ख्याल है जो हम देखते हैं, जो लोकल डाटा हमारे पास, क्योंकि हम जितनी भी बात करते हैं वो इंटरनेशनल डाटा पे बात करते हैं अनफॉर्चुनेटली।
वो डाटा वो होता है जो वहाँ के सर्कमस्टांसिस के मुताबिक होता है। True. वहाँ का एनवायरनमेंट, सर्कमस्टांसिस, लोगों की एजुकेशन, सब चीज़ें चेंज है, डिफरेंट है। अगर हम लोकल डाटा पे बात करें तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ब्रेस्ट फीडिंग है, जिसका बहुत कम फुकदान है, हमारे बहुत ज़्यादा फुकदान है हमारे यहाँ। लास्ट कोई अगर 10 ईयर्स की बात करें तो ब्रेस्ट फीडिंग की जो शरह है उसको बढ़ना चाहिए था, बढ़ने के बजाय वो कम हुई है। तो माँ अपना दूध नहीं पिलाती, तो सबसे पहले तो बच्चे को वहाँ से हम न्यूट्रिशन डिप्राइव कर देते हैं कि बच्चा माँ का दूध नहीं पीता। डे 1 से या तो खुला दूध शुरू कर देता है, डब्बे का दूध शुरू कर देता है, जो डेफिनेटली उसकी न्यूट्रिशन को पूरा नहीं करता। सारी दुनिया में बात होती है फर्स्ट 1000 डेज ऑफ लाइफ पे। 1000 डेज कौन से हैं? 9 मंथ्स वो हैं जो बच्चे ने माँ के पेट में गुजारे। कंसेप्शन के डे 1 से बच्चे की न्यूट्रिशन, बच्चे की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम मिस करते हैं बेसिकली। इसमें आप देखें मैटरनल हेल्थ का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। माँ क्या खाती है, क्या पीती है, क्या कैसे उठती है, कैसे बैठती है, उसका अपना स्क्रीन टाइम कितना है, उसका लाइफस्टाइल कैसा है, कि डे 1 से बच्चे की उसके ऊपर इफेक्ट कर रहा हो रही है। अब जिस तरह आप कंप्यूटर में विंडो इंस्टॉल करते हैं, तो जो विंडो आप इंस्टॉल करेंगे कंप्यूटर आपको वही आगे दिखाएगा। तो विंडो आपने वहाँ से इंस्टॉल गलत करनी शुरू की, हमारे मदर्स के लाइफस्टाइल ठीक नहीं है। देन ब्रेस्ट फीडिंग के बाद अगर हम बात करें तो अर्ली वीनिंग की बात करते हैं कि 5-6 मंथ्स पे आप बच्चे को खाना शुरू कर दें, खिलाना शुरू कर दें। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मिथ्स बहुत ज़्यादा है। मैंने आपकी सुनी, आपने उनकी सुनी, आपने मेरी सुन ली, हम रिसर्च के ऊपर बात नहीं करते। आप मीट जल्दी इंट्रोड्यूस करें, आप मटन दें, आप उसको चिकन दें, प्यूरीज बना के दें, फ्रूट्स दें, फ्रेश वेजिटेबल्स दें और घर की चीज़ें बना के दें। डॉक्टर साहब हमारे पास एक कॉलर हैं, उमर साहब फ्रॉम लाहौर। उमर, आपका क्या सवाल है? जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये सवाल है कि मतलब आजकल जिस तरीके से ना बच्चियाँ, मेरी भी बेटी है 3 साल की, तो वो बिल्कुल फ्रूट्स वगैरह नहीं खाते, तो उसके अल्टरनेट क्या हो सकता है जिसमें उनके ग़िज़ा में मतलब विटामिन पूरे हो जाए? ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। हो जाएंगे सर फ्रूट्स। देखिए उमर, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हम तो पेरेंट्स को ये कहते हैं कि क्वांटिटी ऑफ डाइट इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वालिटी ऑफ डाइट इंपॉर्टेंट है। अगर मेरा बच्चा दिन में 10 दफ़ा खाता है तो वो क्या खाता है वो इंपॉर्टेंट है, और एक बच्चा जो दिन में 2 दफ़ा खाता है वो क्या खाता है इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे हैं जो फ्रूट्स नहीं खाते, आप उनको पैरेलल में, मैंने जैसे अभी बात की ना, आप उनको मीट नहीं खाते तो आप फ्रूट्स दें, फ्रूट्स वैसे नहीं खाते प्यूरी बना के दें, प्यूरी नहीं खाते फ्रेश जूसेस बना के दें। मिल्क इनटेक उनकी 1 साल के बाद कम करना शुरू कर दें। हमारे बच्चे 5-5 साल फिडर्स पीते हैं, दूध पीते हैं, दूध 1 साल के बाद कम करना शुरू कर दें। 2 साल का बच्चा हो जाए दूध बंद कर दें। आप पैरेलल में जो बाकी चीज़ें हैं वो खिलाएं। खजूर बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन का, आयरन का, खजूर खिलाएं आप उसको। मटन दें, मटन वैसे नहीं खाता बच्चा, आप कीमा उस बना के दें। अब आपने देखा होगा बच्चे कितने शौक से जो बाजार वाले नगेट्स हैं और चीज़ें वो खाते हैं, घर में आप बना के देते नहीं खाते। आप उसी को शेप दें, घर में हो फ्रेश कुक करके दें, फ्रेश बना के दें, वो बच्चा खाएगा। फ्रूट्स की प्यूरीज बना के दें, आप उसको दलिया बना के दें, अंडा दें, आलू दें, ये सारी चीज़ें न्यूट्रिशनस हैं। अच्छा, सब्जियां आपने देखा है कोई बहुत कम बच्चे हैं जो सब्जियां खाते हैं। अगर बच्चा सब्जियां नहीं खाता आप क्या कर सकते हैं, आप उसको सूप बना के दें सब्जी का, उसको उसके साथ कोई चीज़ ऐड करके दें ताकि उसकी न्यूट्रिशन वहाँ से पूरी हो। तो हमने क्वांटिटी ऑफ डाइट पे नहीं फोकस करना, क्वालिटी ऑफ डाइट पे फोकस करना। बिल्कुल आपने ये चीज़ दुरुस्त फरमाई कि क्वालिटी ऑफ डाइट होनी चाहिए, एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए। जिस तरह से आप स्टार्ट से जिक्र कर रहे थे कि हम जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसमें हमने देखा है रिसर्च में कि वो कम आई, तो कितना अरसा होना चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग का एक मदर का? और सेकेंडली ये भी कि अब हम देख रहे हैं कि जब वो 5 से 6 साल की उम्र में आता है, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि उसकी जो क्वालिटी है उसमें कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए डाइट में। और ब्रेस्ट के हवाले से मेरा भी सवाल साथ ही गज़ल के इंक्लूड आपने, क्योंकि कहा कि माएँ ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाती, उसकी वजह क्या है? देखिए, अब इसमें अनफॉर्चुनेटली हम हैं तो 2025 में बैठे हुए हैं, सोशल मीडिया के दौर में बैठे हुए हैं, लेकिन हमारी अनफॉर्चुनेटली जो प्रैक्टिसेस हैं, जो सोच है, वो हम 30 ईयर्स बैक हैं दुनिया से। एक तरफ तो हम बहुत आगे हैं, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो प्रैक्टिसेस हमारी 30 ईयर्स बैक हैं। बिल्कुल 2 साल बच्चे को मदर फीड करना चाहिए। 2 साल बच्चा मदर फीड तब करेगा जब आपकी प्रेगनेंसीज में, कंसेप्शन में गैप होगा। यहाँ हम देखते हैं एक बच्चा 6 महीने का होता है, 6 महीने बाद मदर आती है, कहती है मैं दूध छुड़वाना चाहती हूँ। क्यों छुड़वाना चाहती हो? दोबारा प्रेगनेंसी हो गई है। ये बात देखिए ना, हम बात करते हैं लो पॉवर्टी लाइन से नीचे वाले लोगों की, अनएजुकेटेड, उनकी बात नहीं कर रहे हम, ये हम ग्रॉस बात कर रहे हैं। आप फेडरल का डाटा ले लें, आप कहीं और का डाटा ले लें, आपको थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क महसूस होगा। गैप ज़रूरी है। 2 साल बच्चा माँ का दूध पिए, 6 महीने तक तो एक्सक्लूसिवली मदर फीड करे, उसको पानी, कहवा, कोई चीज़ उसको आप मत शुरू करें। और जब आपने शुरू करना है, आप होममेड डाइट से, घर के खाना, घर का जो चीज़ें हैं वो बनाना शुरू करें। अब माएँ दूध क्यों नहीं पिलाती? इसमें मेरा ख्याल है कि 3 फैक्टर्स हैं। नंबर 1 कि जो प्रेगनेंसी से पहले का फेज़ है और प्रेगनेंसी के दौरान का फेज़ है, उसमें माँ को ठीक तरीके से एजुकेट नहीं किया जाता, और वो अपने आप को खुद भी अनफॉर्चुनेटली, देखिए ना, हर चीज़ तो गवर्नमेंट ने नहीं करके देनी, हर चीज़ तो आपने नहीं बतानी यहाँ बैठ के। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। अब सोशल मीडिया का दौर है, लोग घर में बैठ के खुद सीख सकते हैं। माँ को जब प्रेगनेंसी हुई है तो उसको डे 1 पे पढ़ना चाहिए, उसको सीखना चाहिए
कि मैंने क्या खाना है, मैंने क्या करना आपके है। बाकी दो फेस पर भी बात करेंगे। जवेरिया पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं। जी जवेरिया, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं बड़े शौक से देखती हूँ। मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल था कि मेरा 2 माह का बच्चा है लेकिन उसको पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तो इसके लिए कुछ सजेस्ट कर दीजिएगा। ठीक है जवेरिया, आपका पॉइंट समझ आ गया। पेट दर्द के लिए जवेरिया जो है वो सारी दुनिया में अगर आप बात करें तो दवाइयाँ नहीं दी जाती। हमारे अनफॉर्चुनेट ये है कि अगर आप किसी मेडिकल स्टोर में जाएं या किसी घर में जाएं तो मेरा ख्याल है जो मदर का वो मेकअप टेबल होता है उस पे मेकअप की चीज़ें कम होती हैं, पेट की मरोड़ों की दवाइयाँ ज़्यादा होती हैं अनफॉर्चुनेटली। तो पेट की मरोड़ों के लिए जवेरिया कोई दवाई नहीं होती। 2-3 चीज़ें जो आप कर सकते हैं बच्चे को कॉलिक से रिलीफ देने के लिए। देखें, एक चीज़ ये समझें कि उसकी आंतें मैच्योर नहीं हुई अभी, 4 से 6 महीने उनको मैच्योर आने में लगता है। जिस तरह आप एक पौधा लगाते हैं तो उसको बड़ा होता है, कली बनती है, आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होने में टाइम लगता है, इसी तरह उसकी आंतों को मैच्योर होने में टाइम लगता है। आप उसको ब्रेस्ट फीड करें, फार्मूला ना दें। और गाय भैंस बकरी का दूध तो आपने 2 साल तक सोचना भी नहीं कि आपने उसमें देना, क्योंकि उसके कॉन्टेंट्स बहुत ही पुअर न्यूट्रिशनस है। आयरन नहीं है, फैट्स बहुत ज़्यादा हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, मतलब वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं जो ज़रूरत नहीं है बच्चे को, वो चीज़ें नहीं है जो ज़रूरत है। तो आप पेट के मरोड़ों के लिए आप क्या कर सकते हैं? ब्रेस्ट फीडिंग का गैप थोड़ा बढ़ाएं। बच्चे रोते हैं, सब बच्चे रोते हैं, आपने हर 15 मिनट आधे घंटे बाद फीड नहीं कराना होता। हमारे यहाँ सोशल प्रेशर्स होते हैं माओ पे, दादा दादी नाना नानी फूफी चाची, हर बंदा शोर कर रहा होता है, बच्चा रो रहा है फीड कराओ, बच्चा रो रहा है फीड कराओ। वो हेल्प नहीं कर रहे होते, माँ को प्रेशराइज कर रहे होते। बिल्कुल ऐसे फीड का गैप आपने बढ़ाना होता है। सही हो गया। अनम हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद है। जी अनम, सवाल कीजिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, सलाम। मेरा सवाल ये है कि मेरा 3 साल का बच्चा है और वो बिल्कुल भी मतलब कोई चीज़ शौक से नहीं खाता और वो हर टाइम लेजी रहता है, बहुत लेजी, ना वो खेलता है कुछ भी नहीं। तो प्लीज़ इसके बारे में कुछ बता दें। जी सर। अब ये जो अनम का बच्चा है, अनम, एक तो आप इसको किसी भी नज़दीक बच्चों के डॉक्टर को दिखाएं। बच्चे का ना खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेजी होना इंपॉर्टेंट है। देयर आर लॉट ऑफ बच्चे जो पिकी ईटर होते हैं। पिकी ईटर आपने ये करना होता है कि इसमें तो दुनिया पे बहुत सारी वर्कशॉप्स हैं, कोर्सेज हैं कि पिकी ईटर बच्चों को आपने ज़बरदस्ती नहीं खिलाना होता है। जितना आप ज़बरदस्ती खिलाएंगे, पीछे फिरेंगे, उतना खाने से ज़्यादा भागेंगे। उसको आप 6 घंटे 8 घंटे 12 घंटे 16 घंटे नहीं खाता भूखा रखें। दूध बंद कर दें उसका 3 साल पे। हर वो चीज़ में दूध डलती है, दूध की आइटम्स है वो बंद कर दें। आप उसको होममेड डाइट दें, घर का खाना जो हमने पहले बात की है। जो भी वो खाता है घर का खाए, बेशक दिन में 1 दफ़ा खाए। हाँ, अब जो लेज़ी है उसके पीछे जो रीज़न हो सकती हैं, एक जनरल चेकअप ज़रूरी है, खून की कमी हो सकती है, कुछ और फैक्टर्स होते हैं बॉडी में, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसकी कमी हो सकती है जो डेफिनेटली आपको कोई डॉक्टर देख के सजेस्ट कर सकता है। बाज़ औक़ात इन बच्चों में कुछ इन्वेस्टिगेशन टेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो एक तो डाइट की फिक्र ना करें, आप उसको घर का खाना खिलाएं और पीछे फिरना बंद कर दें, उसको 12-18 घंटे भूखा रखा करें ताकि भूख लगे उसको। सही। इसके साथ ये मेरा एक लास्ट सवाल है आपसे सर, वो ये है कि हम देखते हैं अक्सर कि जिस तरह से भी आपने जिक्र किया कि जो गाय भैंस बकरी का दूध माएँ देती हैं वो नहीं देना चाहिए, तो फिर उसके अल्टरनेट क्या कोई दूध वगैरह आप सजेस्ट करते हैं? बकरी के दूध के हवाले से तो बड़ी मिथ है कि बकरी का दूध अगर आप देंगे तो बच्चा पता नहीं लायक फायक और ज़हीन होगा। जी जी जी, ये वही बात है ना कि हम वही मैं कह रहा हूँ 2025 में बैठे हुए अभी तक हम इन मिथ्स पे बात करते हैं। अब देयर आर लॉट ऑफ मदर्स वो कहती हैं केला नहीं खिलाना रेशा हो जाएगा, आम नहीं खाना, आम गर्म होता है। भाई आम गर्म होता है तो गर्मी में क्यों पैदा किया गया? ठीक है, उसकी फायदियत देखिए क्या चीज़ है। तो मदर फीड 2 साल तक, गाय भैंस बकरी का दूध 2 साल तक तो हमने नहीं देना। ठीक है। 2 साल बाद अगर बच्चा वंस अ डे ले ले तो ठीक है, और अगर ना ले तो कोशिश करें आप उसको डाइट से चीज़ें बेहतर करें, उसको जरूरत नहीं उस चीज़ की। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। डॉक्टर राजा इमरान साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि बच्चों के हवाले से बात कर रहे थे, बच्चों की ग़िज़ाओं के हवाले से बात कर रहे थे और किस तरह की ग़िज़ाएं हमें बच्चों को देनी चाहिए। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे वक्त हो जाता है, एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब मिलते हैं एक ऐसे बेखौफ सहाफ़ी, फिल्म साज, मुहिम जिनका जज्बा सिर्फ खबरों तक महदूद नहीं है बल्कि बुलंद व बाला पहाड़ों की चोटियों तक जाता है, और उनका नाम है नुमान समी। मीडिया स्टडीज़ में मास्टर्स करने के साथ साथ नुमान ने कोहपेमाई की दुनिया में भी मुनफरिद अपना मकाम बनाया। बहुत सारी चोटियाँ उन्होंने सर की हैं, लेकिन अगर मैं सिर्फ अभी बात करूँ जो फोकस्ड है मेरा, वो हाल ही में उन्होंने 14 अगस्त के दिन 6500 मीटर बुलंद खुसरगंग चोटी को कामयाबी के साथ सर कर लिया और पाकिस्तान के अवाम के नाम करके अपने वतन के साथ मोहब्बत का भी उन्होंने ये पैगाम दिया है, पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया।
उन्हीं से उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। बिल्कुल ऐसी है। और इससे पहले कि हम नुमान के हवाले से बात करें, मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ खुसरगंज नहीं बल्कि इन्होंने मुसल्ला हो गया, बहुत सारी और पीक्स हैं। अभी तिरश्मीर भी ये गए थे, जो खवातीन थी हमारे साथ, उस हवाले से भी इनसे बात जरूर करने के लिए। जैसा आपने कहा ना, फोकस हम यहीं पे रखेंगे खुसरगंज के हवाले से। हमारे साथ नुमान समी मौजूद है। नुमान, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एक तो पहाड़ पे जाना होता है, पहाड़ सर करना होता है, फिर जो मैं आपके हवाले से इनफरादियत है, जिस तरह हमारे दोस्त आदिल ताज का आप जिक्र कर रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड, कि आप साथ साथ उसको रिकॉर्ड भी कर रहे थे हमारे लिए, तो वो एक्सपीरियंस अपना भी शेयर कीजिएगा और रिकॉर्ड करने के बाद जब आप देखते हैं तो वो भी शेयर कीजिएगा। जी सबसे पहले तो सर मैं खुसरगंज की जो एक्चुअल हाइट है वो 6055 मीटर है। सो रिसेंटली उसको भी मैंने पूरा डॉक्यूमेंट किया है। एंड बहुत अच्छा एहसास होता है ना जब आप किसी मुहिम पे जाते हो और उसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करते हो, उसको मुख्तलिफ एंगल से आप लोगों को दिखाते हो कि किस तरीके से हम किस किस एडवेंचर से और किस किस मुश्किलात से जो है हम गुजरते हैं। तो इट्स अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस कि आप दिखाते हो, स्पेशली जिस तरह आदिल ताज दिखाता है आजकल, माशाल्लाह वो तो बहुत बेहतरीन, उनसे गपशप होती है मेरी। सेम ही मेरे बहुत सारे व्लॉग्स भी पड़े हैं मुख्तलिफ पीक्स पे। मैंने अभी तक चुरकू पीक किया है, मूसा मुसल्ला किया है, टाइगर पीक किया है, और इसके साथ साथ अभी रिसेंटली मैंने खुसरगंज किया है 6055 मीटर, जो कि काफ़ी चैलेंजिंग रहा, बहुत ज़्यादा। सही। तो नुमान, जिस तरह से आपने कहा कि बहुत सारी चोटियों का भी आपने नाम भी लिया और खुसरगंज का भी आपने बताया, मेंटली और फिजिकली खुद को कैसे प्रिपेयर करते हैं आप? इसमें तीन चीज़ों की मेनली प्रिपरेशन तीन चीज़ों की होती है। एक आपकी मेंटली, कि आप मेंटली इतना स्टेबल, इतना एम्पावर्ड हो कि आप वो कर सके फिजिकली, और दूसरा जो है फाइनेंशियली, क्योंकि ये फैक्टर हम ज़्यादातर भूल जाते हैं। बट लिटरली किसी भी 6000 7000 पहाड़ को करने में तकरीबन आपको 15 से 20 तक लग सकता है, 25 लाख तक इतना। सो इट्स वेरी मतलब बहुत एक्सपेंसिव। हाँ, 15-20 लाख रुपए एक चोटी को सर करने में। तो फाइनेंशियली आप खुद को जो है प्रिपेयर करते हैं। हर साल में जो है अभी स्टार्ट है, मैंने एक समिट तो कर लिया, अब स्पांटिक के लिए मैं अभी से तैयारी कर रहा हूँ, चाहे वो फाइनेंशियली हो चाहे वो फिजिकली हो। और आप अपने ऑन पे तैयारी कर रहे हैं, फाइनेंशियली तौर पर भी खुद को तैयार कर रहे हैं खुद? हाँ, स्पॉन्सर्ड भी है स्पेसिफिकली। तो मैं इसके ज़रिए जो है थैंकफुल रहूँगा मेरे अपनी अम्मी की तरफ से। जो मेरी अम्मी है, मेरी सिस्टर है, दे आर वो भी मेरे प्राइम स्पॉन्सर्स हैं। तो वो बकाया, और फैमिली में तो और कोई नहीं करता इतना, बट हाँ अम्मी और सिस्टर। और वो अम्मी और सिस्टर तो जज्बा खैर सगाली की रियायत करती हैं, वो करती भी रहेंगी चाहे आप सेलिब्रिटी बने ना बने। इसके अलावा भी कोई ऐसे स्पॉन्सर्स हैं जो आपको स्पॉन्सर करते हैं और आप पहाड़ी चढ़ते हैं और वहाँ पे जाके फिर उनका भी थैंक्स आपको डेफिनेटली अदा करना होता है। जिस तरह के डॉक्टर केसर रफीक है, जो कि बेसिकली CEO ऑफ डिस्कवर पाकिस्तान है, कैपी टूरिज्म है, इसमें डायरेक्टर उमर साहब है, बहुत सारे सईद साहब है, इसके साथ बहुत सारे जो है प्रोटीन बाइट्स बाय वस्फ, जिनका अभी आप शायद आप उनको जानते हो, जो और में है, तो वो भी मेरी स्पॉन्सर्ड है। सो बहुत सारे हैं जिनके सपोर्ट के थ्रू हो सकता है। ऑब्वियसली आप 8 से 9 लाख 10 लाख 15 लाख आप खुद तो नहीं कर सकते। सो बीइंग अ स्टूडेंट एंड फिर इतना मीडिया में, मतलब घर से आप पैसे लेके निकलते हैं, कुछ अम्मी से कुछ बाजी से, फिर करते आप 10 लाख पूरा कर लेते हैं। पूरा हो ही जाता है। सही। तो अभी क्या नेक्स्ट प्लान्स है आपके, क्या सर करने वाले हैं, कौन सी चोटी? अच्छा, नेक्स्ट मेरा स्पांटिक है, गोल्डन पीक है मेरा, जो कि 7027 मीटर है। मैं बहुत स्टेप वाइज आया हूँ काफ़ी। मैंने 1000 मीटर से शुरू किया है, एंड राइट नाउ मैं 6000 अभी आप 6000 पे पहुंच चुके हैं। तो इंशाल्लाह फिर उसके बाद शायद नेक्स्ट ईयर ही मैं 7 भी कर लूँ और 8000 भी कर लूँ। और सबसे आसान पीक कौन सी होती है जहाँ से माउंटेनियर बहुत सारे लोग होंगे जिनको माउंटेनिंग का शौक होगा, जहाँ से वो अपना एज ए माउंटेनियर कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं? अच्छा सर, जो अभी रिसेंटली मैंने किया है ना खुसरगंज, तो सब मुझे कह रहे थे कि बेसिकली इट्स अ ट्रैकिंग पीक, और ये जो है आपकी माउंटेनियरिंग में इन है, कि मतलब इससे आप इन हो सकते हो माउंटेनियरिंग में। इससे पहले तो मैं ट्रैकर था, मैंने तिरचमीर बेस कैंप ट्रैक किया है, बहुत सारे ट्रैक्स किए, पीक्स भी किए हैं, लेकिन मैं ट्रैकर काउंट होता था। बट लिटरली मैं हैरान हूँ कि वो इसको किस तरह आसान पीक कह सकते हैं। जब मैं गया, बेसिकली आपने जब कैंप 2 से आप जाते हो ऊपर समिट के लिए, सो लिटरली इट्स अबाउट 800 मीटर एसएन, जो कि 70-65 एंगल पे है, एंड बहुत मुश्किल होता है। आप अपने क्रैम्पॉन्स के ज़रिए जो है आप पूरा फ्रंट पॉइंटिंग करके आप ऊपर जाते हो। कोई ऐसा पॉइंट आया जब व्हेन यू फेल्ट के गिविंग अप, मुझे गिव अप कर देना चाहिए? मैं 5900 मीटर पे था, एंड रात के 12 बजे मैं निकला हूँ, रात के 12 बजे, और सुबह 6 बजे मैं 5900 मीटर पे पहुँचा हूँ खुसरगंज के। सो वहाँ से जो है फिर जो 6000 मीटर तक मैं पहुँचा हूँ, तो तकरीबन मैं 9 बजे पहुँचा हूँ। इसके गैप मतलब मैंने गेन सिर्फ और सिर्फ, बल्कि बहुत ज़्यादा 3 घंटों में मैंने किया है।
चलें जी। So it's very hard. आप नुमान इसी तरह से चोटियां सर करते रहे, पाकिस्तान का नाम, अपने खानदान का नाम रोशन और फिर करते रहे। सबकी सोच का हिस्सा भी बनते रहें। विश यू गुड लक फॉर द रेस्ट ऑफ द योर इवेंट्स जो कि आने वाले हैं। ख़वातीन आज़ाद नुमान हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पे वक्त हो जाता है शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस मुलाकात होती है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे बासलाहियत नौजवान मोहम्मद एजाज हैदर की, जो एक छोटे गांव से निकलकर टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत बड़ा नाम बन चुके हैं। और साइबर सिक्योरिटी और पाइथन डेवलपमेंट में महारत रखने वाले एजाज द पेन ट्रिक्स के बानी भी हैं, जहां वो नौजवानों को डिजिटल सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे बढ़ने का मौका भी फराहम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी आज हमारे साथ इन स्टूडियो मौजूद हैं एजाज हैदर, जिनका ताल्लुक गुजरात से है और आज वो इस्लामाबाद में मौजूद है। एजाज से जानिंग अस, आज हमने आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखनी है हैकिंग के हवाले से, लेकिन इससे पहले पहला सवाल तो सिंपल यही बनता है कि आपका ताल्लुक एक छोटे से गाँव से है, एक छोटे से शहर से है, लेकिन वहाँ से उठ के साइबर सिक्योरिटी पे इतना काम करना, और फिर कोई आपको पढ़ाने वाला नहीं है, सेल्फ टॉट है। कितना आसान सफ़र था या कितना मुश्किल था और आपने इसको आसान बनाया? वेल फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच कि ABN न्यूज़ ने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया है। और जो मेन चीज़ है, जो क्वेश्चन है, उसका मैं आंसर यूँ देना चाहूँगा कि सबसे पहले जो मैंने स्टार्ट किया था ना, वो मैंने स्टार्ट किया था आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एंड पैशन। मुझे ना छोटी क्लासेस से यानी 5-6 से ही ना मुझे AI में और ये जो साइबर सिक्योरिटी है, कंप्यूटर साइंस, इनमें ना मुझे बहुत ज़्यादा ना एक तो दिलचस्पी थी। उसी के साथ ना जो मैं आगे बढ़ता गया क्लासेस में, मुझे मेरे माइंड में ये बहुत सारे ना क्वेश्चंस आने लगे कि ये जो कंप्यूटर है ये कैसे वर्क करता है, ये जो एप्लीकेशन है ये कैसे बनती हैं। और उसी के साथ साथ जब मैं नेक्स्ट फॉरवर्ड होता गया तो एक टर्म आई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, तो उसने ना मेरे माइंड में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा कर दिया कि ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है ये असल में है क्या, ये कौन होते हैं और कैसे ये जो सॉफ्टवेयर हैं ये बनते हैं। उसी के बाद मैंने जब प्रैक्टिकली स्टार्ट किया तो मैंने स्टार्ट किया था मोबाइल से, उसके बाद एक लैपटॉप से स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने पहले तो पाइथन पे स्टार्ट किया। उसी के साथ मैंने बाद में जब मैं करता गया नेक्स्ट, तो मुझे ना पता चला कि जो मेरा असल पैशन है वो मेरा ना साइबर सिक्योरिटी की तरफ है। तो फिर मैंने साइबर सिक्योरिटी को सीखना स्टार्ट कर दिया। उसी के साथ जब मैंने अपनी स्किल्स पे काम किया तो उसमें मैंने लिनक्स, नेटवर्किंग वगैरह, उसके बाद इथिकल हैकिंग पे मैंने काम किया। और जो मेन चीज़ है जो मैंने इस सारे जर्नी में सीखी है वो ये है कि जब आपकी नीयत साफ़ हो ना और आपके अंदर एक जज्बा हो कुछ करने का, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए रास्ते खुद ब खुद बना देता है। और यही बात है कि आप फिर आसानी से आगे बढ़ते जाते हैं। बिल्कुल नुमान, ये बात तो आपने साबित की है कि आपने ये बात साबित की है कि आपकी फॉर्मल स्टडीज़ तो होना ज़रूरी ही है, लेकिन उसके साथ आपकी स्किल्स कितना ज़्यादा मैटर करती हैं। तो मुझे ये बताएं कि अभी आपने एथिकल हैकिंग की बात की है, इसको भी डिफ़ाइन करें, जैसे हम ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे। बेसिकली मैं कहता हूँ कि इसको डिफाइन करने से पहले ये बता दें कि एथिकल और अनएथिकल में फ़र्क क्या है। बेसिकली एथिकल और अनएथिकल में जस्ट एक वर्ड का फ़र्क है, वो ये है कि परमिशन। अगर आपके पास परमिशन होती हैं, अगर कोई कंपनी आपको परमिशन देती है कि आप आएँ हमारे सिस्टम्स को हैक करें, ट्राई करें, इसमें जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं वो फाइंड करें, तो ये इथिकल वे में होगा और ये इथिकल हैकिंग कहलाती है। लेकिन अगर कोई इन अदर केस के कोई बगैर परमिशन के करता है किसी मलेशियस पर्पज़ की वजह से, यानी किसी कंपनी का डेटा उड़ाने के लिए या हैक करने के लिए या उसमें जो मौजूद उसके यूज़र्स हैं उनका डेटा ब्रीच करने के लिए, तो ये अनइथिकल हैकिंग है। सही हो गया। वो जो गज़ल का सवाल था कि एथिकल हैकिंग सीखी कहाँ से, किस तरह से इसका आपको ख्याल आया? बेसिकली जैसा कि मैंने पहले बात की है कि जो मैं नेक्स्ट पढ़ता गया तो मुझे पता चलता गया कि जो साइबर सिक्योरिटी है वो मेरी मेन फील्ड है जिसमें मैंने आगे जाना है। तो इथिकल हैकिंग का मुझे यूँ ख्याल है कि मैंने जब शुरू में ये साइबर सिक्योरिटी का सीखना शुरू किया तो मुझे इसमें पता चला कि साइबर सिक्योरिटी जस्ट वर्ड में एक छोटी सी लगती है फील्ड, लेकिन ये एक बहुत ब्रॉड फील्ड है। इसमें ना दो पैथवे आते हैं कि ऑफेंसिव सिक्योरिटी और एक डिफेंसिव सिक्योरिटी। ऑफेंसिव सिक्योरिटी में ये है कि बेसिकली आप उसमें अटैक्स करते हैं, ये अटैकिंग वाला सारा सीन है, और दूसरा है डिफेंसिव सिक्योरिटी जिसमें ना डिफेंसिव वाला सारा सीन है। तो मैंने जब स्टार्ट किया तो क्योंकि मेरा जो माइंडसेट था वो ऑफेंसिव साइड वाला था, तो उसमें इथिकल हैकिंग एक बहुत मतलब अच्छी लगी कि मैंने ये सोचा कि चलें इथिकल हैकिंग से स्टार्ट करते हैं। तो शुरू में मैंने ऑनलाइन कोर्सेज से स्टार्ट किया,
यूट्यूब से कुछ देखना, फिर उसको ट्राई करना एटसेट्रा। उसके बाद मैंने फिर लैपटॉप जो है उसमें अपनी लैब सेटअप की प्रॉपर प्रैक्टिकल के लिए। तो यह है कि उसके बाद फिर कुछ कोर्सेज थे जो मैंने परचेज़ किए, तो उन्हीं से सीख के नेक्स्ट पढ़ता गया। तो स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते ये बताइएगा कि आपने ऑफेंसिव और डिफेंसिव का जिक्र किया। अब हैकिंग करना आसान है या उसको डिफेंड करना आसान है? क्योंकि एक हैकर है जो कि अपनी सारी सलाहियतें लगा देता है एक कंपनी के डाटा को हैक करने के लिए, और आपने वहाँ पे डिफेंड करना है, तो व्हाट इज़ डिफ़िकल्ट? बेसिकली ये डिपेंड करता है कि किसका माइंडसेट किस तरह का है, या किस जो वे वो चूज़ करता है वो किस तरह का है। फॉर एग्जांपल एक हैकर है, हो सकता है कि उसका जो माइंडसेट है वो बहुत ज़्यादा क्लेवर हो, वो उसको पता हो कि जो आगे डिफेंसिव सिक्योरिटी पे काम कर रहे हैं, जो ब्लू टीमर्स हैं, उनकी जो सिक्योरिटी है उसको ना अवियन करके उसको बाईपास करके तो किस तरह अंदर जाना है, जाके मतलब सारा डेटा उठाना है, फिर उसको ब्रीच करना है या जैसे भी यूज़ करना है। और दूसरी साइड पे ये है कि जो डिफेंसिव सिक्योरिटी पे ब्लू टीमर्स है ना, वो भी एक तो मतलब काफ़ी ज़्यादा क्लेवर होते हैं, और जैसा कि एआई अब आ चुके हैं डिफेंसिव साइड पे बहुत ज़्यादा, तो आई थिंक कि जो डिफेंसिव साइड का वर्क फ्लो है वो पहले से बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुका है। ये चूंकि एजाज हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम है, मुझे ये बताइएगा कि आप बच्चों को भी फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है कि रिसेंटली मैंने ना एक मंथ में तकरीबन 150 प्लस बच्चों को एक तो गाइड किया है, और उसके अलावा उन्हें सिखाया, प्रॉपर प्लान बना के दिया कि आप यहाँ से ये करें। स्पेशलाइज उनको ऑफेंसिव में करते हैं या डिफेंसिव में करते हैं? नहीं, ये बेसिकली मैं उनसे ये इंटरेस्ट पूछ के ही फिर उन्हें गाइड करता हूँ कि आप अपने दोनों में आप एक्सपर्ट हैं। बिल्कुल ऐसा ही। ठीक हो गया। चले, थैंक यू सो मच। मोहम्मद एजाज हैदर हमारे साथ मौजूद थे और जो अपनी एक्सपर्टीज शेयर कर रहे थे अपने ऑन पर, जिस तरह से उन्होंने काम किया है इस तरह से फलते फूलते जाएं। यहाँ पर सुबह की सोच का वक्त खत्म हो गया। मुझे हसनैन को, हमारी पूरी टीम को आज तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।